नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख 18 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा जिसमें हम लोग कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें यह टॉपिक भी होगा और इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे बच्चों के किताब को लेकर के मैसेज आते हैं कि कौन सा किताब कहाँ से क्या लेना है। मैं किताब का लिंक दे दिया करता हूँ। आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब चैनल को ओपन करेंगे तो वहाँ पर शॉप नाम से एक लिस्ट ही होगा। वहाँ पर जा कर के बीपीएससी से रिलेटेड या वैसे भी जो मैं किताबें पढ़ता हूँ उन सभी के मैंने लिंक दे दिए, तो अगर आपको वहाँ से ख़रीदना हो तो ख़रीद सकते हैं। 70 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो आपको बता देता हूँ कि 70 बीपीएससी फाइनल रिजल्ट जो है बीपीएससी के द्वारा कहा गया था कि जून के 3rd वीक में हम जारी कर देंगे। तो 3rd वीक अभी चलना शुरू हो गया है। तो आज कल परसों में या नेक्स्ट वीक के मंडे ट्यूसडे तक आपके रिज़ल्ट की 100% संभावनाएं हैं, आ ही जाएगा। देखते हैं कब आता है, परेशान मत होइएगा, रिज़ल्ट आपका बेहतर ही रहेगा। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। शुरू करते हैं। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है मोदी जी और ट्रंप के बीच में बैठक संपन्न हुई है। कहाँ पर? तो फ्रांस के शहर में, जहाँ पर G7 के समिट हुए थे। तो G7 समिट में चूँकि भारत तो G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को स्पेशल इनवाइट किया गया। फ्रांस के द्वारा हमें इनवाइट किया गया था। ये जो देश अध्यक्षता करते हैं उनके पास में स्पेशल पावर होता है कि वो किसी को इनवाइट कर सकते हैं भाग लेने के लिए। जैसे भारत को फ्रांस ने इनवाइट किया था। भारत के अलावा UAE जैसे देश जो हैं वो भी इसमें इनवाइट किए गए थे। तो वहाँ पर ट्रंप और मोदी जी की बैठक हुई है, जिस बैठक में कई सारे मुद्दों पर बात हुई है। जैसे भारत के 3 सेलर्स जिनकी मृत्यु हो गई अमेरिका के अटैक में, उन सभी मुद्दों पर भारत ने उठाए हैं और बात भी हुई है। वर्ष 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से यह पहली बार बैठक है जिसे 55 मिनट तक वार्तालाप चली है। और ये ऐसे समय में यह बैठक हुई है जब भारत और US के संबंध जो हैं अपने सबसे निचले दौर से गुजर रहे हैं। और इस टॉपिक में बहुत सारे PT के फैक्ट हैं जो डायरेक्टली आपसे प्रीलिम एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोनों नेताओं ने इंडिया US कॉम्पैक्ट के तहत में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच आपसी संबंधों को लेकर के महत्वपूर्ण प्रगति की विधिक समीक्षा की गई है। इंडिया US कॉम्पैक्ट, और इसमें यह भी कहा गया है कि भारत और US जो हैं जल्द ही अपने व्यापार डील को फाइनलाइज कर लेंगे। अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, अभी तक साइन नहीं हुआ है, बस शुरुआती संकेत ही आए थे। बाकी भारत और US के डील अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की भी बात, भारत ने जो मुद्दे उठाए अब उसकी बात अगर हम लोग करें तो भारत ने सबसे पहले उनसे कहा कि भाई वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण हमें भारी नुकसान हुआ है और ये इस तरह के संकट हम और विकसित देश जो झेल भी सकते हैं, विकासशील देश जो हैं वो नहीं झेल सकते हैं। G7 में भारत जो दक्षिण के देश हैं, दक्षिण का देश का मतलब है विकासशील देश, इनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। ऐसा हमने खुद से ही खुद को कहा, किसी और ने हमें नहीं कहा, हम अपने ही आप को कहते हैं। भारत ने जो सबसे प्रमुख रूप से मुद्दे उठाए वो है कि भाई हॉर्मुज में हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए आने जाने की, और इसके साथ में हमारे जो सेलर्स मारे गए उसको लेकर के आप कम से कम खेद प्रकट करें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कोई खेद प्रकट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही कठिन जॉब है और मेरा प्यार है उन सभी नाविकों के परिवार के लिए। इसी प्रकार से उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन खेद प्रकट उन्होंने नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री के सामने बैठकर उन्होंने इस तरह का बयान दिए, लेकिन खेद प्रकट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। जो आपसे सवाल पूछा जाएगा उसमें एक चीज़ें हैं। भारत ने G7 की बैठक में 2 महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखे हैं, यही आपसे पूछा जाएगा। G7 कहाँ पर हुआ है, क्या क्या वार्तालाप हुए हैं, ये सब मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। इम्पैक्ट, इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। भारत ने कहा है कि इम्पैक्ट और ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप G7 देशों को विकासशील देशों के साथ में साइन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, इस पर काम करने चाहिए। भारत ने G7 के सामने 2 अत्यंत महत्वाकांक्षी संरचनात्मक प्रस्ताव रखे हैं। सबसे पहला है इम्पैक्ट, इंटरनेशनल मोबिलाइजेशन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। हाल ही में इम्पैक्ट और ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप चर्चा में रहा है। यह किससे संबंधित है? तो G7 की बैठक में भारत द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है वही हैं ये दोनों।
इसके माध्यम से G7 की पूंजी और भारत की तकनीकी प्रतिभा को मिला करके अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, प्रशांत द्वीपों में बुनियादी ढांचा परियोजना का विकास किया जाएगा। इसको लेकर के भारत ने वहाँ पर सबसे पहला जो प्रस्ताव रखा है उसका नाम है इम्पैक्ट। सेकेंड रखा है ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप। विकसित देशों की बूढ़ी होती आबादी और ग्लोबल साउथ के पास मौजूद प्रचुर युवा के बीच कौशल संतुलन बनाने के लिए वैश्विक कौशल मानचित्रण किया जाए और सुरक्षित जनशक्ति गतिशीलता नेटवर्क स्थापित करना। भारी भरकम शब्द लिख देने से कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझिए कि विकासशील देश जो हैं उनके यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बहुत कम है, जिसके कारण से बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं, युवा आबादी कम है, अधिकांश आबादी बूढ़ी हो रही, जैसे जापान है और बाकी सभी यूरोपीय देश हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर आबादी की कोई कमी नहीं है, आप अपने वीज़ा नियमों को थोड़ा सा ढील दो, हम आपको पढ़े लिखे युवा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंसानों को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप बस थोड़ा सा आने तो दो। यही बातों को इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है कि विकसित देशों की बूढ़ी होती आबादी और ग्लोबल साउथ के पास जो मौजूद प्रचुर युवा आबादी है वो हमारे काम आ सकता है। आपके पास बूढ़ी आबादी है, हमारे पास युवा आबादी है, सबको हम भेज रहे से अपने यहाँ पर संकट कम हो, कोई कॉकरोच जनता पार्टी न बना ले। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये दो चीज़ें G7 में भारत ने रखा है, G7 के पास प्रपोजल रखा है कि हमें इस पर काम करना चाहिए। तो ये दो पेटी फैक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इम्पैक्ट एंड ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप, ये दो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। गुड़गांव के रहने वाले कपल हैं, एक 39 साल की महिला हैं मीनू कुमारी जी और राहुल राठौर हैं 41 वर्ष के। इन्होंने IVF के जरिए बच्चा पैदा करने का सोचा। इन्होंने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता क्या है, ये प्रक्रिया जब सामान्य प्रक्रिया के जरिए कोई कपल बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं या प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है महिलाएं, तब इस प्रकार के चीज़ों का सहारा लिया जाता है। IVF इसको कहा जाता है। लेकिन जब इनका बच्चा हुआ तो उस बच्चे के शकल वगैरह इनसे मैच ही नहीं कर रहा था, जिससे इनको संदेह हुआ। तो इन्होंने DNA टेस्ट करवाए, तो दोनों के दोनों बच्चों के जो DNA हैं वो इन दोनों पति पत्नी से किसी से भी क्लोजली मैच भी नहीं है, कुछ नहीं है, इनका बच्चा है ही नहीं वो, जबकि जन्म तो इन्होंने ही दिया है। इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं जिसके कारण से यह चर्चा में है और उस अस्पताल पर भी कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव में रहने वाले दंपति राहुल राठौर और उनकी पत्नी के साथ इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। 5 जनवरी को उन्होंने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, जुड़वा बच्चियां को। हालांकि बच्चियों की शारीरिक बनावट जो है माता पिता से बिल्कुल ही अलग है, जिसके कारण से इनको संदेह हुआ और इस संदेह पर इन्होंने DNA टेस्ट करवाया और DNA टेस्ट में परीक्षण में ये निकला कि भाई आपके ये बच्चे हैं ही नहीं, जबकि जुड़वा बच्चों को जन्म इन्होंने ही दिया था। ये किस प्रकार से होता है, IVF क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सामान्य भाषा में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। आजकल समाज में इस चीज़ का प्रचलन बढ़ रहा है क्योंकि नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का तरीका है वो उसके द्वारा कंसीव नहीं कर पाती हैं महिलाएं। तो यह एक प्रयोगशाला के भीतर शरीर से बाहर कृत्रिम रूप से अंडे और शुक्राणु को मिला करके फर्टिलाइजेशन करने की उन्नत चिकित्सा की प्रणाली है, जिसके जरिए आजकल के समय में बच्चों को जन्म दिया जाता है। लैटिन भाषा में इन विट्रो का शाब्दिक अर्थ होता है कांच के भीतर। इसका तात्पर्य है कि निषेचन की यह जैविक क्रिया महिला के गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब के बजाय प्रयोगशाला के पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में संपन्न की जाती है, जहां पर मेल स्पर्म एंड फीमेल जो एग हैं उनको निषेचित किया जाता है, फर्टिलाइज करवाया जाता है और उसके बाद से उसको महिला के गर्भ में रोपित कर दिया जाता है। यही पूरा प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया में बाहर इसलिए निषेचित किया जाता है ताकि वो सही से जो कंसीव कर पाएँ, कोई दिक्कत उसमें ना आए। इसके कारण से यह पूरी प्रक्रिया की जाती है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या भाई कि जो उन्होंने एग एंड स्पर्म दिए होंगे उसका अदला बदली हो गया, जिसके कारण से वो किसी और का बच्चा किसी और महिला में उन्होंने रोपित कर दिया। ये एक बहुचरणीय वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें चिकित्सा और तकनीकी सटीकता की आवश्यकता होती है। जिसमें क्या सब चीज़ें होती है भाई, महिलाओं कई दिनों तक हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उनके अंडाशय में सामान्य रूप से बनने वाले अंडे के बजाय परिपक्व एग जो हैं वो विकसित हो पाएँ। जब एग की प्राप्ति हो जाती है तो उसे मेल स्पर्म के साथ मिला करके प्रयोगशाला में एक विशेष माध्यम मिलाया जाता है जहां निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको ये, क्योंकि आपके मेंस एग्जामिनेशन में ना ये पूरा प्रोसेस पूछ लिया जाएगा।
है ना। 3 पेरेंट बेबी का नाम आपने सुना है नाम, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है, जैसे माता को कोई बीमारी है तो किसी और महिला के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए केवल लेकर के और वो उसमें लगा देते, जिससे क्या होता है 3 पेरेंट्स बेबी का जन्म होता है। पूरा प्रोसेस पूछा गया है पीसीएस एग्जामिनेशन में, यूकेपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये पूरा प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा और वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ये जो आप शब्द सुन रहे हैं ये सारे, ये आपको लिखने पड़ेंगे। प्रीलिम में पूछा जा सकता है कि भाई क्या होता है, किस प्रकार से होता है। कठिन शब्दावली में सामान्य से चीज़ को पूछ लिया जाएगा। इसलिए हम लोग प्रोसेस को पढ़ रहे हैं ताकि वहाँ पर आप हल कर पाएँ। प्रयोगशाला में 3 से 5 दिनों तक भ्रूण के विकास की निगरानी की जाती है। इसके बाद सबसे स्वस्थ और सक्षम भ्रूण को एक पतली कैथोटर ट्यूब के माध्यम से महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां वह प्राकृतिक रूप से विकसित हो सके। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देने की बात है। कहाँ पर डीएनए चेंज हुआ होगा? जहाँ पर मेल स्पर्म एंड फीमेल एग्स को फर्टिलाइज करवाया गया, अगर वो किसी और का हो, कोई चेंज हो गया हो, या किसी और का फर्टिलाइज किया हुआ ट्यूब जो है वो किसी और महिला के अंदर अगर रोपित कर दिया जाए, इम्प्लांट कर दिया जाए, तो क्या होगा? उस बच्चे के अंदर ना तो उस माता का डीएनए है, ना तो उस पिता का डीएनए है। वो तो एक किराए के कोख की भांति हो गया। किराए का कोख आपने सुना है क्या? बहुत सारे हीरो हीरोइन, उनका शरीर खराब ना हो इसलिए किराए के कोख ले लेते हैं। हालांकि यह इलीगल है, कमर्शियली इसको कमर्शलाइज करना यह इलीगल है। तो यह क्या हो गया कि भाई पुरुष कोई और, महिला कोई और गर्भ में किसी और के पल रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ। अब आपको समझ में आ गया ये क्या चीज़ें हैं। ये भारत में इसको लेकर के रूल एंड रेगुलेशन क्या है? तो भारत में आईवीएफ क्लिनिक के संचालन और नैतिक प्रथाओं को विनियमित करने के लिए कड़े कानून है। भारत में आईवीएफ और अन्य प्रजनन क्लिनिकों का संचालन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियम अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत में किया जाता है। नैतिक मानदंड और सुरक्षा प्रोटोकॉल भी है। सहमति पत्र की अनिवार्यता होती है, मैंडेटरी होता है। इस कानून के तहत किसी भी मरीज पर प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनके सहमति कंसेंट लेना अनिवार्य किया गया है। अभिलेखों का रखरखाव होता है। क्लिनिक के लिए मरीजों के डेटा, जेनेटिक डेटा, भ्रूण विन्यास, डोनर की जानकारी की सटीक रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। और इस मामले में भी इस अस्पताल ने, गुड़गांव के इस अस्पताल ने मिक्सअप किया है, जालसाजी की है। ऐसे समय में मीनू जी से साइन करवाया जब वो एनेस्थीसिया, बेहोशी की हालत में थी, तब उनसे कागज़ साइन करवाए गए हैं। अर्थात ये लोग करते ही आए हैं इस प्रकार की चीज़ों को। तो आईवीएफ को याद रखिएगा, इसमें दिक्कत आई है इनको, यहाँ से सवाल भी पूछा जा सकता है। इंडिया टू मीट 3% कंप्रेस्ड बायोलॉजिकल ब्लेंडिंग गोल बाय फॉर 2027। देखिए, हम ना केवल पेट्रोल में मिक्स कर रहे हैं, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्स करना। इसमें हम इथेनॉल डाल रहे हैं, गन्ने का जूस वही डाल रहे हैं भाई, वो सामान्य भाषा में गन्ने का जूस कहते, उसी को प्रोसेस कर लेंगे तो इथेनॉल कहलाता है। तो इथेनॉल डाल रहे हैं। इसी प्रकार से हमने कहा कि अब गैस क्यों ऐसे रहेगा भाई, गैस में भी कुछ मिलाओ। तो सीएनजी में इन्होंने बोला कि हम सीबीजी मिलाएंगे, कंप्रेस्ड बायो गैस मिलाएंगे। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, मीथेन होता है, इसमें मीथेन होता है। तब इसमें हमने अच्छा नहीं लग रहा था कि यार पेट्रोल के साथ तो मिक्स कर दिया, गैस में क्या मिक्स करें, तो इसमें बायोगैस मिक्स किया जाएगा। बायोगैस बहुत तेज़ दुर्गंध होता है इसका। जो भी है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। सीएनजी एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन फ्यूल है। यह मुख्य रूप से भूमिगत कुओं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस है, जिससे अत्यधिक उच्च दबाव लगभग 200 से 250 पर संपीड़ित किया जाता है, ताकि यह गैसीय रूप से वाहन के टैंक में कम जगह ले पाए। देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने कहा है कि हम 3% सीबीजी जो हैं वो सीएनजी में 2027 तक हम मिलाना शुरू कर देंगे। अब 3% मिला रहे तो क्या होगा भाई, 3% गैस कम लाना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, तो बस इसी के कारण से हम कर रहे हैं ताकि हम एनर्जी में आत्मनिर्भरता को हासिल कर पाएँ। थोड़ा सा एक और चीज़ समझा देता हूँ, क्या क्या है। एलएनजी, सीएनजी, एलपीजी तो बिल्कुल ही अलग जाती है भाई, एलपीजी बिल्कुल ही अलग है।
CBG, गांधी जी यहाँ पर लगा हुआ है। कंप्रेस बायोगैस होता है, इसको अभी अलग कर दीजिए। LNG और CNG क्या होता है मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। LNG दरअसल में CNG ही हमें प्राप्त होता है, नेचुरल गैस प्राप्त होता है, नेचुरल गैस। लेकिन उसके एक्सपोर्ट में बहुत दिक्कत आती थी पहले, क्योंकि गैस का जो आयतन होता है बहुत ज़्यादा होता है, डेंसिटी उनकी बहुत कम होती है, उनके अणु दूर दूर होते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ें तो चूँकि उनको स्टोर करने के लिए काफ़ी बड़ा जगह चाहिए, तो एक्सपोर्ट करने में, कहीं से दूर ले जाने में इनको बड़ी दिक्कत आती थी। इन्होंने इन्वेंशन किया, इन्होंने देखा कि भाई इस CNG को, नेचुरल गैस को हम लोग अगर लिक्विड बना पाएँ तो यह जगह कम लेगी, तो इसलिए उसको लिक्विड बना दिया, जिसको LNG कहा जाता है। नेचुरल गैस का लिक्विड वाला जो फॉर्मेट होता है, द्रव का हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, LNG कहते हैं। नेचुरल गैस ही लिक्विड होकर के LNG है, LNG, ठीक है। अब उस LNG को भारत में लाए हम, कतर से निकाल करके भारत में फिर से इसको गैस बना लिया और गैस बना करके सबके घर तक भेज दिया। अब चूँकि गाड़ी में भी फिर इसको रखने के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए, या फिर सिलेंडर में जगह ज़्यादा चाहिए, तो हमने इसको कंप्रेस्ड किया, हाईली प्रेशर में डाल करके इसको रखा जाता है, इसलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है, ताकि इसे कम जगह पर छोटे सिलेंडर हम स्टोर कर पाएँ, और जब दबाव ज़्यादा होगा तो इनकी जो इफ़िशियंसी है उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। CNG एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, यह मुख्य रूप से भूमिगत कुओं से निकलने वाली प्राकृतिक गैस ही है, नेचुरल गैस ही है, जो आसवन विधि के द्वारा कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, उसमें सबसे ऊपर से जो प्राप्त होता है हमें, वो नेचुरल गैस है। सबसे नीचे हमें सबसे गाढ़ा पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे डामर, ग्रीस इत्यादि चीज़ें सबसे नीचे प्राप्त होती, पेट्रोलियम जेली वगैरह। पेट्रोल, डीजल थोड़ा सा मोटा होता है, नीचे आएगा। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग स्तर पर अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है। यह तापमान में अंतर के कारण से ऐसा प्राप्त होता है। कल ही के केमिस्ट्री वाले वीडियो में MCQ में एक करवाया है मैंने, अगर आपने नहीं किया होगा तब तो कोई बात नहीं। रासायनिक संरचना, CNG का मुख्य रूप से मीथेन ही होता है, CH और 4 गो हाइड्रोजन लगा देंगे, यही हो गया CNG। सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, सबसे बेसिक हाइड्रोकार्बन होता है CH4 मीथेन, ठीक है, जिसकी मात्रा 80 से 90% तक होती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में काफ़ी स्वच्छ ईंधन माना जाता है, क्योंकि यह दहन के बाद बहुत कम हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम करता है। पेट्रोल और डीजल के साथ जो सबसे बड़ी खराबी है ना, कि अगर उनका इनकम्प्लीट कंबसन हो, तो इनकम्प्लीट कंबसन के कारण हमेशा ही उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा होता है। यह सवाल है BPSC प्रीलिम का। CNG के साथ सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 9 के बराबर होता है, बहुत कम होता है, तो तुलनात्मक रूप से स्वच्छ होता है यह। CBG क्या है? CBG एक नवीकरणीय और संधारणीय रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल ईंधन है। इसका उत्पादन कृषि अपशिष्ट जैसे पराली, गन्ने की खोई, गोबर, नगर पालिका के ठोस कचरे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले जैविक कचरे के माध्यम से किया जाता है। इन सभी जगहों से हम CBG बनाते, कंप्रेस्ड बायोगैस। बायोगैस मतलब बायोलॉजिकल वेस्ट, कुछ भी है उस सबको जमा कर दो, ढक दो, उनको सड़ने के लिए छोड़ दो, और उसमें से जो गैस निकलता है वही दरअसल में कंप्रेस्ड बायोगैस होता है। उसी को सिलेंडर में डालेंगे तो कंप्रेस्ड बायोगैस हो जाएगा वो। शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या होती? कचरे के सड़ने से निकलने वाली कच्ची बायोगैस में केवल 55 से 60% मीथेन होता है, इसमें 55 से 60% ही मीथेन होता है, जबकि नेचुरल गैस में कितना होता है भाई? 80 से 90% तक मीथेन होता है। शेष कार्बन डाइऑक्साइड, शेष इसमें CO2, हाइड्रोजन के सल्फाइड, H2S जैसी अशुद्धियाँ होती है, जिससे अत्यधिक परिष्कृत प्यूरिफाई करके मीथेन की मात्रा को 90% तक हम लोग पहुँचा सकते हैं। यानी कि बायोगैस जो हमें मिला उसको हम प्यूरिफाई करेंगे, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और H2S जैसे गैस जो हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे जो गैस हैं, उनको हम लोग निकाल देंगे। अब निकालने के बाद फिर क्या बचा भाई? मीथेन बचा। अब उसी मीथेन को हम लोग नेचुरल गैस के साथ में मिला देंगे, जिससे क्या बन जाएगा भाई? हमारे 3% गैस का इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। इसी को ब्लेंडिंग कहा जा रहा है। सवाल पूछेगा यहाँ से गुरु, सब लोग पढ़ रहे हैं नितिन गडकरी जी वाला इथेनॉल, और वो पूछेगा कंप्रेस्ड बायोगैस को मिलाना है हमें नेचुरल गैस में। इसको याद रखिएगा। CNG और CBG के बीच मुख्य अंतर क्या होता है?
नवीकरणीय प्रकृति होती है सीएनजी की। गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन एक बार समाप्त होने पर दोबारा नहीं बनाया जा सकता है नेचुरल गैस। जबकि सीबीजी क्या है, 100% नवीकरणीय जैव ईंधन है। जैविक कचरे से निरंतर उत्पादित किया जा सकता है। पहले गांव में, काफ़ी पहले, अब तो गांव में कम हो गया इन चीज़ों का, पहले कुछ लोग बनाते थे। सभी गाँव में कुछ न कुछ एक आध घरों में बायोगैस के संयंत्र लगे होते थे। भारत को इसके लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। पूरी तरह से स्वदेशी उत्पादन है। भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है यह। उप उत्पाद लाभ, निष्कर्षण के दौरान कोई अतिरिक्त कृषि उत्पाद नहीं मिलता है नेचुरल गैस में। जबकि सीबीजी में क्या होता है, हमें ठोस और तरल जैविक खाद मिलती है जो रासायनिक उर्वरकों का विकल्प बनती है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है इसकी बायोगैस की, कि बायोगैस का जब प्रोडक्शन किया जाता है भाइयों बहनों, तो इस प्रोडक्शन के दौरान हमें गैस तो प्राप्त होता ही है, लेकिन गैस के साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें खाद, रासायनिक खाद जो है वो भी नेचुरल खाद, बिना केमिकल वाले खाद जो हैं वो भी प्राप्त होते हैं, लेकिन बहुत तेज़ दुर्गंध होता है उनमें। भारत सरकार की सम्मिश्रण नीति और सतत पहल, एक सतत पहल है ब्लेंडिंग पॉलिसी, द सतत मैंडेट इन इंडिया। क्या है ये, इसके बारे में हम लोग ज़रा समझेंगे। केंद्र सरकार ने देश की गैस पाइपलाइन और परिवहन सीएनजी नेटवर्क में वित्त वर्ष 26-27 तक 3% सीबीजी मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो वर्तमान में लगभग 2% के करीब पहुंच चुका है। 2% तो सरकार ने मिलाना भी शुरू कर दिया है। सतत पहल क्या है सरकार का? सतत इसका नाम है, सतत इसका नाम ही है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है भाई सतत योजना का? तो सतत, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यही इसका फुल फॉर्म है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारे क्या करना है भाई, अल्टरनेट का तलाश करना है, ताकि परिवहन वगैरह में हम दूसरे प्रकार के ईंधनों का उपयोग कर सकें और देश स्वच्छ भी हो और साथ में आत्मनिर्भरता भी हासिल हो सके। तो सतत योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2018 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा 2018 में इसको शुरू किया गया था। याद रखिएगा, पेट्रोलियम का सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है यह। मूल दर्शन और उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य देश में कचरे और बायोमास से संपीड़ित बायोगैस के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देना, ताकि इसे किफ़ायती परिवहन ईंधन के रूप में देश भर में सीएनजी नेटवर्क के साथ में एकीकृत किया जा सके, और यही काम हम लोग कर रहे हैं। योजना के मुख्य स्तंभ क्या है? तो कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ, यह इसका नाम भी दिया था मोदी जी ने। क से क मतलब कचरे से कंचन, कंचन जिनका नाम हो उसका मतलब होता है वेल्थ के विन्यास पर काम करती, जिसके तहत निम्नलिखित रणनीतिक कदम उठाए गए हैं। निजी उद्यमशीलता को प्रोत्साहन, जिसमें कहा गया है कि निजी सेक्टर जो है उनको भी हम शामिल कर रहे हैं कि आप भी इसमें शामिल होइए और अफोर्डेबल प्रकार के फ्यूल का निर्माण कीजिए, इसमें आत्मनिर्भरता भी हमारी हो। इस योजना के तहत सरकार निजी उद्यमियों को सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय और विनियामक सहायता प्रदान करती है। उत्पादित गैस को तेल विपणन कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक समझौतों के तहत में खरीदा जाता है और खरीद के ये मिक्स करेंगे और मिक्स करके मार्केट में बेचेंगे। गोवर्धन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया इसको। यह योजना जल शक्ति मंत्रालय की गोवर्धन योजना के साथ सीधे संरेखित है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, गोवर्धन योजना का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है? ये भी सवाल आपसे पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी आपको एग्जामिनेशन में। पेट्रोलियम मंत्रालय का एकीकृत पोर्टल, इन संयंत्र के विनियामक, पंजीकरण, वित्तीय सब्सिडी और बाकी चीज़ों का काम इसी पोर्टल के जरिए किया जाता है। सतत योजना के लाभ क्या हैं? ऊर्जा सुरक्षा लाभ है, कृषि और ग्रामीण आय बढ़ सकती है, पराली वगैरह का उपयोग हम कर सकते हैं गैस बनाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण हो सकता है। इसके अलावा और भी इसके लाभ हैं कि हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। 2027 तक हमने 3% मिश्रित करने का लक्ष्य रखा है, ये भी आपको याद रखना है। आज के आखिरी टॉपिक पर हम लोग आ गए। बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है। नालंदा की 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, नालंदा जिला 52 बूटी साड़ी। गया के पत्थर कट्टी, पत्थर शिल्पकला, पत्थर को काट करके, गया में चूँकि जो पत्थर मिलते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम कठोर होते हैं, जिसके कारण से उन पर कार्विंग बहुत आसान, तुलनात्मक रूप से आसान होता है। कंपेयर करेंगे तो आसान होता है वो। तो भोजपुर की पिरिया चित्रकला को, भोजपुर की पिरिया चित्रकला, भोजपुर, गया और नालंदा भौगोलिक उत्पादन
उपदर्शन जीआई प्रमाणन प्रदान किया गया है, जिससे इस विशिष्ट सांस्कृतिक चीज़ों को ठीक है बढ़ावा मिलेगा। जीआई मान्यता बिहार के 3 पारंपरिक उत्पाद हैं, तीनों के नाम आपको बता दिए गए हैं। संस्थागत सहायता यह उपलब्धि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बिहार सरकार के संयुक्त प्रयासों से हासिल की गई है। 52 बूटी साड़ी और फैब्रिक नालंदा का है। यह पारंपरिक कले में कपड़े पर 52 सांस्कृतिक रूपांकन और प्रतीकों की हाथ से बुनाई की जाती है। कितना मेहनती काम है। अगर यही काम कोई यूरोप में किसी गांव में हो रहा होता ना, तो उसकी ब्रांडिंग करके एक एक साड़ी 1-1 लाख का बेच रहे होते वो। लेकिन हमारे पास ब्रांडिंग की कला ही नहीं है, नहीं तो अपने पास इतने शानदार उत्पाद हैं। एक की ब्रांडिंग अच्छे से हुई है मिथिला पेंटिंग की, ज़रा जा कर के देखिए मार्केट में कितने का बिकता है। 10,000 20,000 के तो नॉर्मल छोटे छोटे पेंटिंग बिकते हैं। बड़े साइज़ के कैनवास रहेंगे तो लाख से नीचे के कहीं दिखेगा नहीं आपको ढंग का। तो इस प्रकार के बिकती हैं। अगर एक का हमने ब्रांडिंग किया, अगर इनके हम ब्रांडिंग कर लें तो कितने के बिकेंगे सोचिए ज़रा। हाथ से इतना मेहनत करके बनाया जाता है। यह कला पीढ़ियों से सुरक्षित रखी गई है, मुख्य रूप से बसवन, बीघा और उसके आसपास के क्षेत्रों में यह प्रचलित है। पत्थर कटी पत्थर शिल्प गया का लगभग 300 वर्ष पुराना पत्थर कटी शिल्प पूरे भारत प्रसिद्ध है। इसमें स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थर पर भगवान बुद्ध, देवी देवताएं, लोक संस्कृति के तत्वों की जटिल नक्काशी की जाती है। पीढ़िया पेंटिंग भोजपुर, यह पारंपरिक कला त्यौहार विशेष अवसरों पर महिलाओं द्वारा बनाई जाती है। प्राकृतिक रंगों, पारंपरिक प्रतीकों के माध्यम से ग्रामीण जीवन, पारिवारिक संबंध, धार्मिक मान्यताओं को दर्शाया जाता है। जीआई टैग, भारत वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन मतलब जीआई टैग। पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, भारत में जीआई टैग के पंजीकरण संरक्षण का प्रावधान इसी के जरिए किया जाता है। जीआई ढांचा डब्ल्यूटीओ के व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार के पहलुओं द्वारा शासित होता है, अर्थात अब इस उत्पाद को दुनिया में कोई और नहीं बना सकता है। ये इस उत्पाद का ओरिजिनल एक ही जगह पर मिलेगा, भोजपुर में मिलेगा, गया में मिलेगा, ये वहीं पर मिल सकता है, उसके अलावा और कहीं भी नहीं मिलेगा। जीआई का मतलब यही होता है कि ये यहीं का है। भारत में जीआई का पंजीकरण संचालन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है DPIIT उसके द्वारा किया जाता है। इसको याद रखिएगा। एक पंजीकृत जीआई को 10 वर्ष की अवधि के लिए कानूनी संरक्षण मिलता है, जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जाता है 10 वर्ष। ये याद रखना गुरु, यही स्टेटमेंट में डाल करके पूछेगा आपसे, इसको भी याद रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।